लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे हमारा मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने के बाद, मौर्यन एम्पायर छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होने के बाद कब हुआ मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेशन? 185 BC। वेरी गुड, 185 BC में मौर्यन एम्पायर, ये तो एंड हुआ, बट डिसइंटीग्रेशन शुरू कब हुआ एक्चुअली में, मतलब पूरा खत्म, पूरा एंड तो हो गया 200 से लगभग, क्या सेकंड BC होते होते, सेकंड सेंचुरी BC होते होते डन, ये मामला इसका खत्म हो गया था। BC ना, BC, ठीक है। तो मतलब 185 BC में लास्ट राजा थे कौन? बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ, ठीक है। हाँ, तो और उन्हें कौन मारा था? उनका कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा। कौन मारा था गंगोत्री? और मारने के बाद मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ था और क्या हुआ था? शुंगा डायनेस्टी का सेटअप। ठीक है, एक मिनट रुको। तो मतलब मगध में जो मौर्यन एम्पायर चल रहा था वो एंड हुआ और शुरू क्या हुआ बेटा? शुंगा डायनेस्टी। ओके, शुंगा डायनेस्टी शुरू हुआ और चला कब तक? लगभग तुम्हारा ये 73 CE तक चला, ठीक है, लगभग ये 73 CE तक चला, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में ये तो मगध में हो रहा था, और मगध जितना बड़ा एरिया में एक्सपांडेड था, शुंगा डायनेस्टी इतना बड़ा एरिया में एक्सपांडेड था ही नहीं, ठीक है। तो फिर मतलब शुंगा हमारा लगभग सेंट्रल इंडिया तक, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा नहीं वहां तक आया था। उसके नीचे अगर मैं जाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा और सेंट्रल पार्ट में और एक डायनेस्टी उस टाइम पीरियड में रूल कर रहा था, कौन था? सातवाहन, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में, लगभग उसी टाइम पीरियड में, जब ऊपर चल रहा था शुंगा, मिडिल में चल रहा था सातवाहन, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में, बिल्कुल उसी टाइम पीरियड में साउथ पार्ट में 3 किंगडम रूल कर रहे थे, चोड़ो, चेरा, पांड्या, ठीक है। चावड़ो, चेरा, पांड्या, ठीक है। चावड़ो, चेरा, पांड्या याद रख लो, अच्छा से, ठीक है। सुनो, तो चोड़ो, चेरा, पांड्या 3 मेजर किंगडम्स रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में। और उसी साउथ इंडिया में वो 3 किंगडम कैसे रूल कर रहे थे, मतलब कौन से राजा थे, उनका लाइफस्टाइल कैसे था, कितना डेवलप्ड थे, कौन सा एरिया में रूल कर रहे थे, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर उनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है भी है तो कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आता है, उसी से भी हम लर्न करेंगे। उस चीज को भी हम, मतलब उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, उस 3 डायनेस्टी के बारे में कहाँ से आता है। मुझे उससे पहले जस्ट एक बात बताओ, बोलू, जब मैं बोली कि चोड़ो, चेरा, पांड्या 3, देखो यहाँ पर तुम्हारा बुक देखो जरा, यहाँ पर देखो, इस मैप को देखो जरा, इस मैप में दिखाया गया कि यहाँ पर तो चेरो रूल कर रहे हैं, 130 पेज का ऊपर वाला मैप देखो, ठीक है। फिर यहाँ पर तो चेरो रूल कर रहे हैं और ऊपर वाला हिस्सा में चोड़ो, फिर नीचे वाला हिस्सा में पांड्या। बट तुम्हें देख रहे हो यहाँ पर बीच में जो नीचे पांड्यों के डाउन अगर चले तो यहाँ पर कोई मेजर डायनेस्टी नहीं है, इसलिए मार्क नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर कौन रूल कर रहे थे? फिर छोटे छोटे ट्राइबल लोग, मतलब छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर रहते थे उस टाइम पीरियड में। इस एरिया में कोई मेजर किंगडम रूल नहीं कर रहा था। समझ आया कि हाँ, नीचे 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 नीचे, हाँ उस हिस्सा में, यस उस हिस्सा में, समझ आया। तो अब बाकी अगर ये 3 किंगडम अगर रूल कर रहे थे भी तो कैसे रूल कर रहे थे, चलो एक एक करके जानते हैं, ठीक है। सुनो कि इन इंडिया साउथ रीजन दिस पीरियड बिटवीन 2nd to 3rd century थर्ड सेंचुरी BC and 3rd century, okay, sorry, in India southern region this period between the 2nd or 3rd century BC to 3rd century CE, this time period saw the rise of prominence of 3 powerful kingdoms, particularly कौन सा टाइम पीरियड में? साउथ इंडिया में 2nd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BC से शुरू करके, 2nd और 3rd सेंचुरी BC से शुरू करके, यहाँ पर बोला गया कि 2nd या फिर 3rd सेंचुरी BC, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को फाइनल डेट पता नहीं है क्योंकि बहुत पुराना टाइम है, ठीक है। तो 2nd सेंचुरी या फिर 3rd सेंचुरी से शुरू करके कहाँ तक? 3rd सेंचुरी CE तक, 3rd सेंचुरी CE तक। इस टाइम पीरियड में मेनली 3 मेजर किंगडम हमारा साउथ पार्ट में रूल कर रहे थे, चोड़ो, चेरा, पांड्या, ठीक है। चलो फिर which often competed with each other for control over the south, okay, और उस साउथ एरिया को कंट्रोल करने के लिए वो तीनों ही एक दूसरे का कॉम्पिटिटर की तरह लड़ रहे थे। चोड़ो कभी पांड्या के ऊपर अटैक, पांड्या कभी चोड़ो के ऊपर, पांड्या कभी चेरो के ऊपर, चेरो कभी पांड्या के ऊपर, कभी चेरा चोड़ो दोनों, कभी चेरा पांड्या दोनों मिलके चोड़ो के ऊपर। इस तरह मतलब हर वक्त इन तीनों के बीच में कंपटीशन चलता था, ठीक है। अब आगे, while also contributing to the region's growth in trade and culture, ठीक है।
सिर्फ लड़ाई तो नहीं कर रहे होंगे, इनके साथ साथ इनका ट्रेड भी चल रहा था, इवन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड भी चल रहा था। रोमन एम्पायर के साथ भी ये ट्रेड कर रहे थे, इनके पास अच्छा खासा नेवी भी था और इनके पास कल्चर भी तो होगा। उनका पहनने का जो कपड़े अलग होगा, इनका रहने का स्टाइल अलग होगा, इनका फेस्टिवल सेलिब्रेशन, इनका अगर हम बोले तो इनका ऑर्नामेंट्स, ये सारे, इनका जो स्टेचू बनाना, इनका रिलीजन, वो सारे तो होंगे ही डेफिनेटली, वो सारे भी कल्चर है। मतलब उनका यूनिक सा कल्चर भी था। मतलब उस एरिया में कल्चरल डेवलपमेंट भी ये करा रहे थे, क्योंकि नया नया स्टेचू बना रहे थे, नया नया मंदिर बना रहे थे। ये क्या हो रहा है, अगर नया मंदिर बनाया जा रहा है मतलब कल्चरली इम्पैक्ट, कल्चरली डेवलप हो रहा है वो एरिया, है कि नहीं। तो मतलब चोलो चेरा पांड्या ऑब्वियसली दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर, बट विथ दैट दे वर आल्सो एक्सपांडिंग इन ट्रेड एंड इन कल्चर। समझे, कल्चरली एंड ट्रेड में, दोनों में ये डेवलप कर रहे थे, प्रस्पर कर रहे थे। ठीक है, लेट अस रिमेंबर हाउ अशोका's empire stopped at those South Indian kingdoms which mentions in his edict. Okay, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, अशोकन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था। और अशोकन एम्पायर का मैप देखो जरा, ये जो मोरन एम्पायर था कंप्लीट टेरिटोरी आ गया था, बट लास्ट हिस्सा बच गया था। देख पा रहे हो, लास्ट हिस्सा बच गया था। पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 निकाल के देखो, है कि नहीं। पूरा एरिया हमारा मोरन एम्पायर हो गया था, बट लास्ट एरिया तक हमारा, हाँ, चोलो चेरा पांडे यहाँ पर आके रह गए थे, है कि नहीं। हाँ, उन्हीं को ही कहा जाता था, उन्हीं को ही। तो ओ सुनो, ये जो तो ये एरिया में आके अशोकन एम्पायर रुक गया था। मतलब जब मोरन एम्पायर सबसे हाईएस्ट पीक पर रूल कर रहा था, सबसे हाईएस्ट पीक पर था, उस टाइम पीरियड में भी ये तीनों किंगडम इंडिपेंडेंट थे। मतलब इनको वो कब्जे में नहीं ले पाए थे, समझ पाए। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि लेट अस रिमेंबर हाउ अशोकस एम्पायर स्टॉप्ड एट दो साउथ इंडियन किंगडम्स, कि कैसे अशोकन एम्पायर एक्सपांड करते करते आके कहाँ रुक गया, इन तीनों किंगडम के पास आके रुक गया। और ये दिखाता है, ये चीज ये शो करता है कि कैसे हमारा मोरन एम्पायर जब उसका पीकअप डेवलपमेंट में था, डेवलपमेंट का सबसे हाइट पर था, उस टाइम पीरियड में भी मोरन एम्पायर इन तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, ऑल्दो भले ही खारवेल क्लेम्स, खारवेल कौन से डायनेस्टी के थे, चेदी डायनेस्टी, वेरी गुड, चेदी डायनेस्टी। सुनो तो खारवेल क्लेम करते हैं कि अशोका नहीं कर पाए थे, हरा नहीं पाए थे, बट खारवेल क्लेम करते हैं चेदी डायनेस्टी के कि मैं खुद, वो अपना जो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं खारवेल का, खारवेल खुद अपने इंस्क्रिप्शन में ये क्लेम किए हैं कि उन्होंने साउथ इंडिया के किंग्स का एक ग्रुप ऑफ किंग्स को हराए थे, बट कहाँ हराए थे वो पता नहीं है। ओके, और द लोकेशन ऑफ बैटल इज अननोन एंड ही डज नॉट सीम टू हैव इन्वेडेड द साउदर्न रीजन्स, और ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो साउदर्न रीजन्स को अटैक किए थे, भले ही वो क्लेम किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो जरा, थिंक अबाउट इट में दिया गया है कि in the map given on the next page you may notice different symbols alongside the names of kingdoms. What do these symbols represent? Think about how they highlight the unique identities of the kingdoms. Okay, look at this. Okay, यहाँ पर 3 किंगडम है, तीनों किंगडम में एक एक सिंबल दिया गया है। चोड़ों का टाइगर, और पांड्य का मछली, डबल मछली, ओके, और चेरा का ये धनु, ठीक है, तीर कमान। तो यही तीनों थे उनका रेस्पेक्टिव सिंबल्स, उनका रॉयल सिंबल्स थे, एम्ब्लेम। ठीक है, समझ आया। तो ये चोड़ो मतलब हम कुछ कुछ कॉइन्स में, जिन जिन कॉइन्स में ये टाइगर का सिंबल आता था, मतलब समझ जाते थे कि वो चोड़ो का है। कुछ कॉइन्स में ये डबल मछली का सिंबल आता था, तो उससे हमें समझ जाता था ये पांड्यस का। और जिसमें ये एरो का आ रहा था वो चेरा, समझ आए। तो ये इनका सिंबल है, रॉयल एम्ब्लेम है। अब आगे बढ़े, ठीक है। फिर यहाँ तक हमने क्या देखा, कलर की अलग है, कलर लाके डिफरेंशिएट नहीं कैसे करें, नहीं तो फिर अगर सारा अगर ग्रीन ग्रीन कर लेंगे तो चेरा का एरिया कौन सा, चोड़ो का एरिया कौन सा, तुझे कैसे पता चलेगा, फ्लावर कैसे पता चलेगा, डिफरेंट है ना, दैट्स व्हाई। अब देखो, क्योंकि डिफरेंट एरिया है, दैट्स व्हाई डिफरेंट कलर दिया गया है, डिफरेंट कलर में ये डिफरेंशिएट किया गया है। अब आगे बढ़ो मैं, सुनो। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से याद हो गया, किसी को घर में जाकर रटना नहीं पड़ेगा, फटाफट दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्या सेट हुआ कि सेकेंड सेंचुरी, फटाफट आंखें बंद करके सब रिमाइंड करो, ठीक है, आंखें बंद करके रिमाइंड करना है कि सेकेंड सेंचुरी, इमेजिन करो कि सेकेंड 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई तक हमारा साउथ इंडिया में 3 मेन किंगडम थे।
और वो 3 मेन किंगडम थे कौन? चोड़ो, चेरा, पांड्या। और इवन अशोकान का टाइम पीरियड में भी, मतलब मौर्यन एम्पायर का सबसे हाईएस्ट पीक पर भी हम यहाँ तक वो नहीं पहुंच पाए थे। मौर्यन एम्पायर भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाए थे। भले खानाबड़ा क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा है कि वो इन 3 किंगडम को हरा पाए थे। खत्म, पैराग्राफ पूरा अच्छे से याद हो गया, फिटेड माइंड में। अब चलते नेक्स्ट। द पीरियड सॉ एडवेंट ऑफ मेनी पोएट्स। और इस पीरियड में, कौन सा पीरियड? इस पीरियड मतलब कौन सा पीरियड? इस पीरियड मतलब समझ आ जाना चाहिए 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी। कहां से? 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी। 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे पोएट आ गए। एडवेंट मतलब अपीयर, ठीक है। रेज, इमर्ज, अपीयर, जो लिखना है लिखो, ठीक है। दैट पीरियड सॉ द एडवेंट ऑफ मेनी पोएट्स। बहुत सारे पोएट्स इस टाइम पीरियड में निकल के आए। ओके, अब मुझे बताओ पोएट क्यों निकल के आगे अचानक इस टाइम पीरियड में? बता। किंग्स को प्रे जो मैम लिखेंगे उनके बारे में और उनको गिफ्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। सुनो, तब सिस्टम क्या था? क्योंकि मोनार्की था, है कि नहीं? तो राजा को प्रशंसा करना, एक राजा खुद को पावरफुल दिखाना चाहते थे, है कि नहीं? इसलिए राजा खुद बोलेंगे कि मेरे बारे में लिखो, वो पैट्रोनाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे पोएट को। तो पोएट आएंगे, राजा के बारे में बहुत अच्छे बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, है कि नहीं? और फिर रिवार्ड मिलेगा। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में इनका कल्चर बहुत डेवलप हो गया था, ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस थे। और जिस टाइम पीरियड में कोई भी कॉन्टिनेंट हो, सॉरी कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, अगर वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होता है तो डेफिनेटली वो कल्चरली प्रॉस्पर भी होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारे घर में अगर पैसा नहीं होगा तो क्या तुम बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? क्या दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो पाएगा? क्या जो कल्चर, डांस, नाच, गाना जो सारे करते हो, ये सारे कल्चरल प्रोग्राम है, क्या ये कर पाओगे? तो मतलब कल्चर तब होगा जब इकोनॉमी होगा। और उनका टाइम पीरियड में तो इकोनॉमी अच्छे से प्रॉस्पर कर रहा था, इसलिए लोग नाच, गाना, कूद सारे में इन्वॉल्व थे। तो इसलिए पोएम लिखना एक वन टाइप ऑफ क्या था? एंटरटेनमेंट भी था, ठीक है। तो उस हिसाब से भी चल रहा था, इसलिए बहुत नंबर ऑफ पोएट्स इस टाइम पीरियड में आ गए। अब आगे बढ़े हम, ठीक है। तो इतने सारे जो पोएट आ गए, इनका एक मोटो था, क्या है? संग संग चलेंगे रहेंगे जन्म जन्म, एक ही नहीं। गाना क्या है? मतलब आज तू क्या है? नहीं, यहाँ पर पोएट्स क्या थे? पोएट्स एक्चुअली सारे मिलजुल के, संग संग मिल के, ठीक है। संग संग मिल के मतलब एसोसिएशन बना के लिखा करते थे। इनका ग्रुप स्टडी, वन टाइप ऑफ ग्रुप स्टडी। इनका ग्रुप स्टडी तो नहीं बोलेंगे, ग्रुप राइटिंग इनका ग्रुप राइटिंग चल रहा था, है कि नहीं? और क्योंकि संग बन के, सुनो, क्योंकि संग बन के लिख रहे थे, इसलिए इस टाइम पीरियड को कहा जाता है, इस जो भी लिखा जा रहा था संग बन के, उन्हीं सारे लिखने जो सारे किताबें, जो सारे पोएम वगैरह लिखा गया था, उन सारी चीजों को कहा जाता है संगम लिटरेचर। और इस टाइम पीरियड को कहा जाता है संगम इरा। संगम एज या फिर संगम इरा। समझ आया कि अच्छे से याद हो गया? वही, ठीक है, कि दैट पीरियड सॉ द एडवेंट ऑफ मेनी पोएट्स हुज वर्क्स कलेक्टिवली नोन एज संगम लिटरेचर। कोई एक पोएम को, कोई एक बुक को हम संगम लिटरेचर नहीं बोलते। उस टाइम पीरियड में जितने सारे किताबें लिखा गया था, सबको कहा जाता है संगम लिटरेचर। समझ आया कि डिफाइंड एज द एंटायर इरा। और उस टाइम पीरियड को ही कहा जाता है संगम इरा। बोलो बुक का कुछ नाम भी था? हाँ, कितने कुछ बुक्स थे। नहीं, ये टोटल कलेक्शन का नाम था संगम लिटरेचर। उसमें से शिलापदिकरम थे, इसमें से बहुत सारी किताबें थे। सुनो, तो द वर्ड संगम इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड संगम, व्हिच मींस एसोसिएशन और कमिंग टुगेदर, ठीक है। और इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस केस में रिफरिंग टू एन असेंबली ऑफ पोएट्स। तो यहाँ पर एसोसिएशन मतलब किसका एसोसिएशन? पोएट का एसोसिएशन, पोएट का असेंबली को दिखाता है। संगम मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पोएट्स, क्या है? असेंबली ऑफ पोएट्स या फिर एसोसिएशन ऑफ पोएट्स। समझ आए तो? ओके, अब आगे बढ़े। तो संगम लिटरेचर द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर क्या है? सबसे पुराने लिखने वाले रिटन डॉक्यूमेंट क्या है? संगम लिटरेचर, ठीक है। और कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलेक्शंस ऑफ एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स। ओके, इसमें बहुत सारे पोएम का कलेक्शन है, और पोएम का कलेक्शन को कहा जाता है एंथोलॉजीज, ठीक है। अब यहाँ पर इज मच कंसल्टेड बाय हिस्टोरियंस। मच कंसल्टेड बाय हिस्टोरियंस मींस मतलब ये जो संगम लिटरेचर है,
इन्हीं संगम लिटरेचर से एडवाइस लेते हैं, मतलब सजेशन लेते हैं। कौन लेते हैं? हिस्टोरियंस, टू राइट हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में संगम लिटरेचर सारे किताबें लिखा गया था। अगर किताबें लिखा गया है तो किस टाइम पीरियड में लिखा गया होगा? उसी टाइम पीरियड का इवेंट के बारे में ही लिखा गया होगा। इसलिए हिस्टोरियंस जब इस टाइम पीरियड का हिस्ट्री लिखते हैं या फिर हिस्ट्री समझने के लिए कोशिश करते हैं तो इन्हीं संगम लिटरेचर से ही वो सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो दैट मीन्स टू राइट द हिस्ट्री ऑफ चोलो चेरा पांड्या, द ओनली रिटन डॉक्यूमेंट दैट वी हैव इज संगम लिटरेचर। और इंस्क्रिप्शंस भी तो है, कॉइन भी है, बट मेन रिटन डॉक्यूमेंट क्या है? संगम लिटरेचर है। समझ है? तो प्राइमली इन संगम लिटरेचर में लिखा क्या गया है? ये डेलिकासी, पर्सनल इमोशंस, मतलब सबसे सॉफ्ट पर्सनल इमोशन जैसे कि लव, प्यार व्यार और चक्कर के बारे में लिखा गया है। उसके साथ साथ सोसाइटी का जो हाई वैल्यू के बारे में लिखा गया, जैसे कि दान, धर्म, हीरोइज्म, जेनरोसिटी, इन बहुत सारे वैल्यू के बारे में लिखा गया है संगम लिटरेचर में। समझ आए तो अच्छे से? हर चीज देखो, यहाँ पर जो संगम लिटरेचर में लिखा जा रहा था, ये पोएम, ये जो पोएट लिख रहे थे, ये हर कोई पोएट बड़ा चढ़ा के नहीं लिख रहा था। अगर राजा के बारे में होगा तभी बड़ा चढ़ा के लिखेंगे ना, कि हमेशा राजा के बारे में लिखते थे? नहीं, बाकी टॉपिक के ऊपर भी लिखा जाता था ना। तो वो सारा सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर भी लिखा जाता था, देखिए नहीं? तो वो किताबें हमें हेल्प करता है। अगर राजा के बारे में बड़ा चढ़ा के लिखा गया भी है तो सिर्फ उसके बेसिस में तो हम हिस्ट्री नहीं लिखते। ओ फैक्ट, कॉइन फैक्ट, आर्कियोलॉजी सब हम मैच करते हैं। अगर मैच हो गया देन दैट इज फैक्ट। ठीक है? हाँ बोल। अगर ऐसे कहा, अगर कोई इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा गया है, ये बात सच है या नहीं, उसको भी फाइंड करना पड़ेगा ना। उसको प्रूफ करते हुए जो ये बात लिखा गया, इसको प्रूफ कौन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कहीं कुछ लिखा गया कि एक क्या राजा खाराबड़ा ने कुछ बनाया था, एक भुवनेश्वर में कुछ बनाया था। तो भुवनेश्वर में अगर बनाया था, कहाँ बनाया था? जाके लोकेशन में, अगर उस प्रॉपर लोकेशन में अगर वो मिल गया, मतलब ये सच था। फॉर एग्जाम्पल, खाराबड़ा ने क्या बनाया था? हमारा खंडगिरी उदयगिरी का क्या बनाया था? अब है वो, दैट मींस ट्रू है ये, उसका प्रूफ भी चाहिए ना। समझे? मैम कौन बता सकता है कि वो खाराबड़ा ने बनाया था, कोई और भी तो बना था। हाँ, बट वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में तो खाराबड़ा ही लिखा गया है। इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है और बुक में भी, लिटरेचर। हाँ, और कॉइन में भी, एवरीथिंग, हर प्रूफ को हम मैच करा के लिखते हैं। हिस्ट्री इज नॉट अ स्टोरी। ठीक है? हिस्ट्री और स्टोरी में ओनली मेन डिफरेंस इज सोर्स। ठीक है? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हिस्ट्री से मैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में निकाल दूं, दैट मीन्स स्टोरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, ओके, तो इनके बारे में एक एक करके चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट है चोलो। ठीक है? चोलो के बारे में अच्छे से देखेंगे कि द संगम रिफर्स टू द 3 क्राउन्ड किंग्स। संगम्स मीन संगम लिटरेचर्स। यहाँ पर संगम का मतलब क्या है? संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में बताया गया है 3 क्राउन्ड किंग्स। क्राउन्ड मीन्स जो पहनते हैं, जो पावरफुल किंग्स। ठीक है? 3 मेन पावरफुल किंग्स के बारे में कहा गया है। कौन है? चोलो चेरा पांड्या। And Cholos were the powerful dynasty that ruled part of South India from 3rd century BC to 13th century CE. सबसे पावरफुल चोलो था। ओके, ऐसे देखो, सबसे पावरफुल है, मैं ये कह सकती हूँ चोलो सबसे लॉन्ग लास्टिंग था। ओके, चोलो सबसे लॉन्ग लास्टिंग था और पावरफुल डेफिनेटली था, बट ये डिपेंड करता है कौन से टाइम पीरियड में। कुछ देखो, ये जो टाइम पीरियड में वो रूल कर रहे थे, कभी पांड्या जीत रहा था, कभी चोलो जीत रहा था, कभी चेरा जीत रहा था। ठीक है? डिपेंड करता था। चोलो में भी बहुत सारे राजा थे, उसमें से कौन सा राजा में वो पावरफुल, उसमें से कौन सा राजा ज्यादा पावरफुल था। पावरफुल राजा का टाइम पीरियड में चोलो पावरफुल होगा, लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या पता कि पांड्या का जो राजा होंगे वो थोड़ा सा लेस पावरफुल होंगे, फिर पांड्या का कोई मोर पावरफुल राजा आ जाएगा। ठीक है? बट है ये बता सकती हूँ कि चोलो ज्यादा पावरफुल था और लॉन्ग लास्टिंग था। देखिए, इवन चोलो इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन इंडिया। लगभग 1200 साल तक रूल किया था। वर्ल्ड में पूरा जापान का एक एम्पायर था और पूरा हमारा इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। नाम हमने इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ जापान। ठीक है? इंडिया का बोली ना, चोलो इंडिया का चोलो है। ठीक है? चोलो इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ इंडिया। द चोलोस were a powerful dynasty that ruled part of South India from 3rd century BC से 13th century C तक। कब से कब? 3rd century BC से 13th century C। और चोलो में से सबसे ज्यादा पावरफुल राजा थे किंग करिकाल। ठीक है? किंग करिकाल, ओके, is said to have defeated a combined force of Cheras and Pandyas। और ये हमें इंफॉर्मेशन मिला है संगम लिटरेचर से कि जो चोलो का किंग करिकाल थे, इन्होंने दोनों पांड्या और चेरा
दोनों मिलके जब कंबाइन टुगेदर आके चोड़ों के ऊपर अटैक किए थे, ये दोनों को ही हरा दिए थे, मतलब दोनों में से ज्यादा पावरफुल थे और एस्टेब्लिश्ड ही सुपरमैसी और सोवरेन पावर ये एस्टेब्लिश किए थे। फिर आगे चले, फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ये एक मिनट मैं राजा बन राजेंद्र बन वही चोड़ा है, वो वही तो बनाए थे ना। बनाए थे। हाँ, राजेंद्र चोड़ो, राजा चोड़ नहीं है, इनका नहीं है। ठीक है, तुम्हारा बुक में तो है। अब आ गए रुको, यहाँ पर देखो कि द करिकाल अंडरटुक मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, अमंग देम इज द कालानाई और ग्रैंड एनिकट, ए कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम लोकेटेड एट अ जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट। सुनो, फिर यहाँ पर बोला कि द करिकल, ये जो पावरफुल राजा थे, ये सिर्फ टेरिटोरी को अटैक नहीं कर रहे थे, टेरिटोरियल एक्सपेंड नहीं कर रहे थे, बल्कि ये कुछ बेनिवोलेंट काम भी किए थे। ओके, बेनिवोलेंट काम मतलब कुछ लोगों का भलाई के लिए भी काम किए थे। और उसमें से क्या था, एक था एक बड़ा सा ग्रैंड एनिकट बनाए थे। एनिकट मीन्स व्हाट? एनिकट मीन्स एक स्मॉल डैम। ठीक है, एनिकट मतलब क्या है? एक स्मॉल डैम। हाँ, डीएम डैम। ठीक है, तो अमंग देम इज कालानाई। कालानाई क्या है? कालानाई ये तमिल लैंग्वेज में है और इसका मीनिंग है ग्रैंड एनिकट बनाए थे। एक बहुत मतलब ग्रैंड बहुत बड़ा डैम बनाए थे। एनिकट मीन्स डैम, लिख दो। कौन बना था? अरे कलबा, जो ठीक है, तो इन्होंने एक डैम बनाया था। किस लिए? और पर्टिकुलरली ऐसे जगह में डैम बनाया था स्ट्रेटेजिकली पॉइंट में। सुनो कि लोकेटेड एट अ कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम लोकेटेड एट अ जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ श्रीरंगम आइलैंड। ओके, श्रीरंगम आइलैंड ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में है। और ये जो आइलैंड का जस्ट नीचे एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर डैम बनाया गया था, इस तरह कि इस डैम बनाने के पीछे एक मोटिव पानी को, देखो डैम हम क्यों बनाते हैं? ताकि पानी को हम स्टोर करके रखें या फिर फ्लड को मैनेज कर पाए, अपना कंट्रोल के हिसाब से पानी छोड़े या फिर रखें, पानी को रेगुलेट कर पाए, वाटर रेगुलेट करें या फिर वाटर स्टोर करने के लिए हम एनीकट या फिर डैम बनाते हैं। बट ये जो डैम बनाया गया था, इसका मोटिव पानी को स्टोर करना नहीं था। इसका मोटिव था सिर्फ पानी का लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि पानी कावेरी रिवर का पानी ऑटोमेटिक डाइवर्ट होके दो रीजन को जाए। समझ नहीं आया? देखो, सपोज ये मेरा एक ऐसे नदी आ रहा है, बह के ऐसे नदी आ रहा है। ठीक है, दिखाऊंगी मैं, वेट करो। ठीक है, ऐसे नदी बह के आ रहा है। ठीक है, जब नदी बह के आ रही है, सपोज यहाँ पर कोई खाई सा जगह है या फिर ये थोड़ा सा ओवर बैंक वाला एरिया है, तो ये हाइट वाला एरिया होंगे, ये वी शेप का होंगे, इस तरह वी शेप का होगा। इस तरह पानी इस डेप्थ में आ रहा होगा, है कि नहीं? पानी इस डेप्थ में आ रहा होगा। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पर ये भी हाइट वाला एरिया है। यहाँ पर ऐसे कुछ लैंड है, यहाँ पर ऐसे कुछ लैंड है कि ये जो एरिया डाउन है, ये एरिया डाउन है, ये एरिया भी डाउन है, दोनों तरफ एरिया डाउन है, बट ये हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, और ये वाला देखो, ये वाला एरिया यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर हाइट है, ये डाउन है। पानी अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये हाइट को क्रॉस करके आराम से डाउन वाला एरिया को जा सकता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा लेवल अगर पानी का बढ़ जाए तो क्रॉस करके आराम से पानी जा सकता है कि नहीं? इसलिए पानी का लेवल को यहाँ पर बढ़ा कैसे जाए, बढ़ाने के लिए यहाँ पर डैम बना दिया गया, ताकि पानी का लेवल बढ़े। लेवल बढ़ने से यहाँ पर जो थोड़ा सा ऊंचाई वाला था उसको क्रॉस करके ये डाउन वाला एरिया को चला जाए, और यहाँ पर जो नदी आ रहा था दो डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाए।